हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था हमने कि स्किन का एम्ब्रियोलॉजी क्या क्या है, और एम्ब्रियोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि उसका ओरिजिन कैसा है। ठीक है, तो इतना पूरा क्लियर हो गया था कि हाँ, एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, एपिडर्मिस इक्टोडर्मल होता है, डर्मिस हाइपोडर्मिस मेसेनकाइमल होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर से अगर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, ये सब कहाँ पे ओरिजिन है, तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड जो है ये चूँकि यहाँ पे एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है ना, एपिडर्मल बर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ऑफकोर्स इसका भी एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। स्वेट ग्लैंड की बात करें, ईक्राइन ग्लैंड की बात करें, एपोक्राइन ग्लैंड की बात करें, सबके सब एपिडर्मल बर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा जेमिनेटिव लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, तो एक्टोडर्मल होगा। उसी तरह एपोक्राइन भी, उसका भी ओरिजिनेशन उसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था एम्ब्रियोलॉजी बहुत क्लियर वे से। अगर आपको इफ़ यू वांट टू लुक, यू कैन लुक माय प्रीवियस वीडियो। ठीक है, नाउ वी विल हम लोग देखेंगे अब ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्किन होता है, स्किन का लेयर्स कैसे है। ठीक है ना, क्लियर वे में कि जितने भी 4 लेयर, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली हम लोग 4 लेयर बोलते हैं, बट उसमें जब डर्मेटोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक 5th लेयर भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जो एपिडर्मिस होता है, सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करेंगे स्किन में। सबसे पहले एपिडर्मिस, ठीक है, फिर डर्मिस, हाइपोडर्मिस के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। तो एपिडर्मिस जो होता है वो किससे बना होता है, दैट इज़ द स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। ये तो सबसे पहले क्लियरिटी हो गया। ठीक है, अब जो हम लेयर्स की बात करते हैं, लेयर्स, कितने लेयर्स की एपिडर्मिस बनी होती है, तो एपिडर्मिस जो होता है उसमें मतलब 4, मैंने प्रीवियस में बोला था, उसमें एक और ऐड करें डर्मा में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें सबसे पहले एक होता है द वेरी फर्स्ट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लेयर जो आता है दैट इज़ द, ये हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद होता है स्ट्रेटम लूसीडम, आफ्टर दैट स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड देन स्ट्रेटम बेसेली। ओके, अब जो स्ट्रेटम जो बेसिली जो होता है, ये बेसिली जो लेयर होगा उसमें स्टेम सेल्स होंगे। क्या होगा, देयर विल बी स्टेम सेल्स होता है उसमें। ओके, जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, इसका नाम में ही आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ दैट दिस कंटेन द स्टेम सेल। ठीक है, अब स्टेम सेल के बाद यहाँ पे स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है उसमें क्या होता है, देयर इज द डेस्मोसोम्स होता है, डेस्मोसोम्स। और ये जो डेस्मोसोम्स होता है यही एक स्पाइनस दैट गिव, ऐसा लगता है कि स्पाइन है। ठीक है ना, तो स्पाइंस का जो नाम, जो स्पाइनोसम है, जो स्पाइंस की तरह दिखता है, डेस्मोसोम्स के कारण होता है। ठीक है ना, अब ग्रेनुलोसम की बात करेंगे तो इसमें स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखेंगे अभी केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स देखेंगे, केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स देखेंगे। ओके, जो कि क्या बनाते दैट फॉर्म द केराटिन फिलामेंट्स को फॉर्मेशन करता है। ओके, आफ्टर दैट अगर हम स्ट्रेटम लूसिडम की बात करेंगे तो ये एक क्लियर लेयर होता है। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर लेयर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द क्लियर लेयर। क्या होता है, क्लियर लेयर ऑफ स्किन सेल होता है, क्लियर लेयर ऑफ स्किन सेल, मतलब पूरा का पूरा क्लियर लेयर होता है। एंड क्लियर लेयर ऑफ स्किन सेल हो गया। उसके बाद स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात करेंगे तो देयर इज द एन्यूक्लिएटेड लेयर। क्लियर लेयर मीन्स कि इसमें से डेस्मोसोम्स केराटोहाइलिन, ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मैंने बोला ना, सिर्फ मैंने बोला कि एक सेल लेयर होता है। उसके बाद स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात करेंगे तो स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या होता है, ए न्यूक्लिएटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है। और ए न्यूक्लिएटेड सेल के साथ इसमें क्या होता है, देयर इज द फिल्ड विथ केराटिन, केराटिन फिलामेंट्स के साथ, केराटिन फिलामेंट्स के साथ मतलब के साथ फिल्ड होता है, फिल्ड विथ फिल्ड केराटिन फिलामेंट्स उसमें होता है। ये एक ओवरव्यू है, जितना याद इतना याद तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, डर्मिस में मैंने पहले ही बताया था कि डर्मिस में क्या होता है। ठीक है ना, डर्मिस में ऐसे मैंने बताया था ना कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, उसका पूरा हमने डिटेल भी यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी से ही आप समझ सकते हो कि कैसे डर्मिस से रिलेटेड है। अब हम लोग हर एक लेयर को थोड़ा सा डिटेल में क्लियरिटी के साथ हम देखना चाहते हैं। तो जैसे अगर हम फर्स्ट लेयर अगर हम लोग देखें, द वेरी फर्स्ट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम।
स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे पहले दो तीन पॉइंट जो मैं यहाँ पे नहीं भी लिखूँगी, सबको याद समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा कि सबसे आउटरमोस्ट लेयर होता है, उसमें फ्लैट सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? आउटरमोस्ट होता है, फ्लैट सेल्स होता है, और पूरी की तरह से पूरी इसमें बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं होगा, पूरा की पूरी तरह से क्रिटिनाइज्ड होगा। क्या हो जाएगा? दैट इज रियली क्रिटिनाइज्ड, ठीक है। और इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा, ओके। आफ्टर दैट अगर जैसे यहाँ पे मैंने बोला क्रिटिनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर यहाँ पे क्रिटिन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस पैथोलॉजी को हम लोग बोलेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एक वर्ड आता है दैट इज़ द हाइपर केरेटोसिस। क्या होता है? दैट इज़ द हाइपर केरेटोसिस होता है, जिसमें क्या होता है? देयर इज थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, क्योंकि इसमें जो केराटिन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है? केराटिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक हो गया, ठीक है ना, हाइपर केरेटोसिस। आप इसका फिगर्स भी आप गूगल पे देख सकते हो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो हो गया बहुत थिक हो गया, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट भी करता है, वहाँ पे बहुत सारे केराटिन पर्ल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पैथोलॉजी आता है दैट इज़ द पैराकेरेटोसिस। क्या होता है? पैराकेरेटोसिस होता है। इसमें क्या होगा? एक तो हाइपर केरेटोसिस मतलब एक्सेसिव केराटिन तो होगा ही, हाइपर केरेटोसिस तो होगा ही होगा, प्लस क्या होगा? देयर विल बी रिटेन्ड न्यूक्लियाई इन स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। हाइपरकेरेटोसिस तो होगा ही होगा, उसके साथ ही साथ जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होगा उसमें न्यूक्लियाई जो होगा रिटेन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ये बेसिकली ये क्या बताता है? इट इंडिकेट करता है कि वहाँ पे हाइपर प्लोरिफरेशन हो रहा है, दैट इंडिकेट देयर इज हाइपर प्लोरिफरेशन। और ये कहाँ पे दिखता है? दैट इज सीन इन स्किन डिजीजेस। जैसे कि अभी हम लोग सोरियासिस पढ़ेंगे, तो सोरियासिस में भी लोग वहाँ पे क्या है? पैराकेरेटोसिस हो जाता है। क्या होता है? पैराकेरेटोसिस मतलब हाइपरकेरेटोसिस प्लस रिटेन न्यूक्लियस इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। और भी कहाँ पे मिलता है? दैट इज द मैलिग्नेंसीज में मिल जाएगा, ठीक है। इट विल बी ऑल्सो बी सीन इन द मैलिग्नेंसी। इसके बाद ये फर्स्ट लेयर के बारे में थोड़ा बहुत पैथोलॉजी भी हम लोग ने देख लिया। स्ट्रेटम कॉर्नियम देखा, अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं दैट इज द स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम मतलब क्या समझ? ल्यूसिडम का जो एक्चुअली जो वर्ड होता है, ल्यूसिडम का मतलब होता है दैट मीन्स द ट्रांसलूसेंसी। क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांसलूसेंसी। अब अपने कहीं भी स्किन में देखते हो, पूरे बॉडी में देखते हो, कहाँ पे आपको ऐसा होता है कि ट्रांसलूसेंटी पोर्शन है, तो ये बेसिकली आप अपने पाम्स पे देखोगे, सोल्स में देखोगे, तो यू विल सी सम काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट, आपको फील होगा कि इट लुक लाइक ट्रांसपेरेंट थिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रेटम लूसिडम जो होता है वो एक्स्ट्रा लेयर, इसलिए मैंने बोला कि एम्ब्रोलॉजी में हर एक पार्ट को डिस्क्राइब नहीं किया हमने, सिर्फ एक ओवरव्यू देखा, तो 4 लेयर में बोल रहे हैं, बट ये चूँकि एक्स्ट्रा लेयर है, वो भी एक्स्ट्रा लेयर कहाँ पे है? ओवर द पाम एंड सोल्स। इसलिए यहाँ पे डर्मेटोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, पाम एंड सोल में एक एक्स्ट्रा लेयर भी आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम लूसिडम। लूसिडम मीन्स क्या होता है? ट्रांसलूसेंसी होता है। और यहाँ पे एक ग्रैन्यूल्स, ठीक है ना, इलेडिन ग्रैन्यूल्स हमें मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो हमने बोला कि ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लियर लेयर ऑफ स्किन सेल है, बट यहाँ पे ग्रैन्यूल्स की बात करें, ठीक है ना, ऐसे दिखता मतलब कैसे जो होता है दैट इज़ द इलेडिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये सेकेंड लेयर देख लिया। अब थर्ड की बात करते हैं, दैट इज द स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। क्या होता है? स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम की बात करें, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम होता है। अब स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम जो है, इसमें नाम में ही क्या दिख रहा है? ग्रैन्युलोसम, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रैन्यूल्स जो होगा वो प्रोमिनेंट में होगा। तो प्रोमिनेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? देयर इज ग्रैन्यूल जो होता है बहुत प्रोमिनेंट नंबर में होता है। और ग्रैन्यूल्स का ऐसे कि इसका एक ग्रैन्यूल क्या होता है, जो पहले भी हमने देखा कि कीरेटो हाइलिन ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? कीरेटो हाइलिन ग्रैन्यूल्स होते हैं। और एक होता है लैमेलर ग्रैन्यूल्स, ठीक है, लैमेलर ग्रैन्यूल्स।
अगर हम जैसे केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स की बात करेंगे तो केराटोहाइलिन जो ग्रैन्यूल्स होता है इसका अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे, अब हर एक ग्रैन्यूल्स, कोई भी ग्रैन्यूल्स देखोगे तो बोलोगे ना या तो न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक, कैसा, किस चीज़ से स्टेन हो रहा है, किससे नहीं स्टेन हो रहा। तो अगर यहाँ पे हम लोग केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स की बात करेंगे, केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं तो ये किससे स्टेन होता है, तो दिस इज़ द, सबसे पहले तो ये बेसोफिलिक है। कैसा है, दिस इज़ बेसोफिलिक। क्या होता है, बेसोफिलिक होता है, ठीक है। अब इसमें अब ग्रैन्यूल्स है तो इसमें ये एक प्रोटीन से बना होता है एंड दिस इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोफिलैग्रिन प्रोटीन। किससे, प्रोफिलैग्रिन प्रोटीन से बना होता है। और प्रोफिलैग्रिन प्रोटीन क्या होता है, टूटता क्लीव फॉर्म में, ये भी बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म है, ये क्लीव होता है, दैट क्लीव्ड एंड दैट फॉर्म द फिलैग्रिन, दैट इज द एक्टिव फॉर्म, ठीक है ना। और ये बेसिकली प्रोटीन को, मतलब कि फिलामेंट एग्रीगेटिंग प्रोटीन होता है। ये फिलैग्रिन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज द फिलामेंट एग्रीगेटिंग प्रोटीन होता है। मतलब इसका फिलामेंट एग्रीगेटिंग प्रोटीन मतलब क्या समझे कि एग्रीगेट करता है जितने भी केराटिन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है ना, वो जो भी केराटिन इंटरमीडिएट्स जो फिलामेंट्स होते हैं। अब आपको लगेगा केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, तो केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो केराटिनोसाइट्स, जो कि मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल केराटिनोसाइट्स, उसका एक केराटिनोसाइट यहाँ पे मैंने बताया था, केराटिनोसाइट जो कि हेयर और स्किन में आते हैं, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। तो जो केराटिनोसाइट जो होता है, केराटिनो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होता है, जो कि कंपोनेंट होता है किसका, केराटिनोसाइट्स का, उसको ये एग्रीगेट करवाता है। तो ये क्या करवाता है, इसका फंक्शन क्या है, दिस एग्रीगेट द केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो केराटिनोसाइट से जो आता है, ताकि हमारे स्किन में केराटिनोसाइट का डिपोजिशन हो सके अच्छे से, मतलब सबको डिपोजिट करवा देता है। अब सोचो ये केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो केराटिनोसाइट है उसको सबको एग्रीगेट करवा रहा है। तो अगर कोई जीन नहीं, आई मीन टू से, अगर ये फिलैग्रिन जीन जो है, ठीक है ना, फिलैग्रिन जो जीन है जो कि फिलैग्रिन को बना रहा है, जो जीन फिलैग्रिन में जो जीन है वो उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो दैट वी विल से कि अगर देयर इज म्यूटेशन, तो अगर कोई जीन अगर फिलैग्रिन जीन अगर म्यूटेट हुआ था तो दैट विल बी से कि जीन 4 जो फिलैग्रिन है अगर वो म्यूटेट हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, म्यूटेट हुआ था तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से केराटिनोसाइट नहीं अरेंज हो पाएगा। तो ये कंडीशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे पूरी डर्मेटोलॉजी में, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस में होता है, ठीक है ना। एक होता है इक्थियोसिस वल्गारिस, ठीक है ना, इक्थियोसिस वल्गारिस में होता है। इक्थियोसिस वल्गारिस को हम लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, दैट इज द फिश लाइक स्केल्स। तो यहाँ पे इक्थियोसिस वल्गारिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इक्थियोसिस वल्गारिस आखिर होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेस केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन हो जाता है। क्या होता है, देयर इज द एक्सेस केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन। और ये एक तरह का, ये क्या है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, जो कि मतलब या तो ये इसका 2 ट्रेट हो सकता है, या तो ये ऑटोसोमल ट्रेट का हो सकता है, या तो फिर ये एक्स लिंक्ड हो सकता है, ओके। और कभी कभी क्या होता है, बहुत अगर सीवियर केस है तो जो इक्थियोसिस जो है दैट ऑल्सो लीड टू ग्रोस्टेक्यू अपीयरेंस, जैसे कि ग्रोस्टेक्यू अपीयरेंस होता है किसमें, दैट इज लाइक हर्लेक्यून फीटस जैसे कि हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली हर्लेक्यून फीटस में मैसिव थिकनिंग हो आता है केराटिन लेयर का, जो कि ऊपर में पूरा का पूरा थिक एंड प्लैक फॉर्मेशन करवा देता है।
ये तो एक ग्रैन्यूल्स देख लिया, ठीक है ना, कि ठीक है इसमें एक ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन जीन का बना होता है, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो किस किस प्रॉब्लम्स में म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब सेकंड में जो हम जीन देखते हैं, सेकंड में जो ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं, दैट इज़ द लैमेलर ग्रैन्यूल्स। लैमेलर ग्रैन्यूल्स की बात करेंगे तो इसका और भी बहुत सारा नाम है, सीमेंटोसोम्स, मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रैन्यूल्स, वुडलैंड बॉडी, ठीक है। अब इसका बेसिकली जो काम जो होता है, क्या काम होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, दिस प्रोड्यूस सीमेंट। सीमेंट क्या का सीमेंट बनाता है, दैट इज द लिपिड कंटेंट ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का लिपिड कंटेंट बनाता है जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है, दैट फंक्शन एज बैरियर ऑफ स्किन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि अगर इसकी एक पैथोलॉजी की बात करें, अगर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम की, तो एक पैथोलॉजी एक आता है, दैट इज़ द हाइपर ग्रैनुलोसिस। हाइपर ग्रैनुलोसिस क्या होता है, हाइपर ग्रैनुलोसिस होता है। इसमें क्या होता है, देयर इज द इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। क्या होता है, देयर इज थिकनेस जो होता है उसकी बढ़ जाती है। और ये कहाँ पे मिलता है, दिस इज सीन इन लाइकेन प्लेनस। कहाँ पे तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो है वो एक, उसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिकल सेल लेयर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली लार्ज पॉलीगोनल कीरेटोनोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज पॉलीगोनल कीरेटोनोसाइट्स होते हैं। और एक जो पॉलीगोनल कीरेटोनोसाइट है वो दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है, दैट इज कनेक्टेड बाय डेस्मोसोम्स। किससे, डेस्मोसोम से कनेक्टेड होता है। और डेस्मोसोम को जो हम लाइट माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तो दैट गिव द स्पाइनी अपीयरेंस। और डेस्मोसोम होता है क्या होता है बेसिकली, तो एक एपिडर्मल इंट्रासेलुलर कनेक्शन बिटवीन केटोनोसाइट। अब इंट्रा एपिडर्मल क्यों, क्योंकि एपिडर्मिस के बीच के लेयर में ही है। इंट्रासेलुलर क्यों, क्योंकि दो सेल्स के बीच में है, बिटवीन केटोनोसाइट्स है। और अगर ये क्लिनिकल पॉइंट है कि अगर एंटीबॉडीज बन जाते हैं किसके अगेंस्ट, डेस्मोसोम्स के अगेंस्ट, तो एक ग्रुप ऑफ डिजीज का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज पेम्फिगस ग्रुप ऑफ डिजीजेस। ओके नाउ इसमें एक चीज़ और हम वी विल लुक कि जैसे हमने बोला कि एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, ठीक है ना, डेस्मोसोम्स के अगेंस्ट। तो अगर एंटीबॉडी डेस्मोसोम्स के अगेंस्ट बन गया तो जो केटोनोसाइट, जो दो केटोनोसाइट जो सेल्स है उसके बीच में कनेक्शन जो होता है लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो पैथोलॉजिकल थिंग है, दैट इज कॉल्ड एज एक्एंथोलाइसिस। एंथोलाइसिस, दिस इज द लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन केराटिनोसाइट्स के बीच में कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक, कैसे लॉस होगा, दिस विल अकर ड्यू टू लॉस ऑफ डेस्मोसोम्स के लॉस होने के कारण होता है। और अगर ऐसा तो होगा तो जो पॉलीगोनल जो हमारा जो सेल्स था, ठीक है ना, दैट विल भी, जैसे पॉलीगोनल जो कनेक्शंस थे अभी लॉस्ट हो गया, ठीक है ना, तो सारे के सारे सेल्स कैसे हो जाएंगे, दे विल बी राउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ इट इज कॉल्ड एज राउंडेड केराटिनोसाइट, ठीक है ना। और जो ये राउंडेड केराटिनोसाइट्स होते हैं वो अब किसी से अटैच्ड नहीं है, दे आर नॉट अटैच्ड टू एनीवन, सो दे विल बी विजिबल एज डिटैच्ड फ्लोटिंग फ्रीली इन एपिडर्मिस। और डिटैच दिखेंगे, फ्री फ्लोट करते रहेंगे कहाँ पे, एपिडर्मिस में। और ये हम जैसे हमने यहाँ पे देखा कि किस ग्रुप ऑफ डिजीज़ में, पेम्फिगस ग्रुप ऑफ डिजीज़ में दिखता है। तो अभी जो आगे जितने भी हम लोग पेम्फिगस ग्रुप ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे, जैसे पेम्फिगस वल्गारिस, तो उनका की फीचर होता है, दिस इज द की फीचर ऑफ किसका, पेम्फिगस वल्गारिस का। ओके, दिस वाज वन थिंग, इसको हम लोग बोलते हैं एंथोलाइसिस। ये तो एक एंथोलाइसिस देख लिया। एक और कंडीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एकैंथोसिस।
ये बेसिकली हम जब स्ट्रेटम स्पाइनोसम पढ़ रहे हैं तो उसी में जो भी थोड़ा डिजीजेस कुछ कुछ जो क्लिनिकल पॉइंट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू एक साथ रिलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एकेंथोसिस में क्या होता है, ठीक है ना, देयर इज डिफ्यूज एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो अब जब हाइपरप्लेजिया होगा, डिफ्यूज एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया होता है, तो हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रेटेरिजेस। वो इलोंगेट कर जाता है। तो अब बात ये आता है कि रेटेरिजेस होता कैसे है, क्या होता है। जैसे ये एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस को हमने ऐसे, जैसे ये एपिडर्मिस है तो इसको मैंने ऐसे बनाया। एपिडर्मिस का जो ये प्रोसेसेस है, ये ऐसे एपिडर्मिस, ठीक है ना, ये अभी आप मानो एपिडर्मिस है, मानो क्या ये है, एंड दिस इज़ द डर्मिस, ठीक है। तो रेटेरिजेस क्या होता है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ एपिडर्मिस इनटू डर्मिस। जैसे हमने पढ़ा था ना डर्मल पैपिले, इधर डर्मल पैपिले क्या होता है, दैट इज द डर्मिस का प्रोजेक्शन होता है, डर्मिस का प्रोजेक्ट करता है इधर से, डर्मिस जो हो रहा है एपिडर्मिस में प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटेरिजेस में एपिडर्मिस जो है डर्मिस के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एकेंथोसिस में क्या होगा, रेटेरिजेस जो होगा इलोंगेटेड हो जाएगा। तब जब ये इलोंगेट हो जाता है तो देयर विल बी स्पाइनस लेयर का थिकनिंग हो जाएगा, स्पाइनस लेयर ठीक हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो डर्मल पैपिले था D4 डर्मल पैपिले, तो D4 डर्मिस से इलोंगेशन एपिडर्मिस में जा रहा है। तो एक और याद हो जाएगा, रेटेरिजेस में क्या हो गया, एपिडर्मिस से अंदर की तरफ डर्मिस की तरफ आ रहा है, ओके। अब जो एकेंथोसिस है, एकेंथोसिस ये बेसिकली किस में मिलता है, ठीक है। तो एकेंथोसिस जो होता है, ये मैंने तो बताया कि एकेंथोसिस क्या होता है। अब एकेंथोसिस कहाँ पे मिलता है, ठीक है ना, और उससे क्या रिलेटेड डिजीजेज होते हैं। तो एकेंथोसिस जहाँ पे मिलता है उसमें जो डिजीजेज रिलेटेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। क्या बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। अब जो नाइग्रिकेंस होता है इसका मतलब होता है डार्क। क्या होता है इसका मतलब, दैट मीन्स डार्क, मतलब कि जो स्किन है, स्किन का क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, डार्क पैप्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। और मतलब ये मोस्टली, तो ये इसका मतलब क्या होता है, दैट इज द डार्क पैप्यूल ऑन स्किन, हाइपर पिगमेंटेड हो भी, हाइपर पिगमेंटेड, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पे होता है, मोस्टली फोल्ड्स पे होता है। और फोल्ड्स को डर्मेटोलॉजिकल में ऐसे इंटररिजिनस साइट बोलते हैं, ट्राइजिनस साइट्स भी बोलते हैं, टर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फोल्ड्स कहाँ पे देखते हो, नेक में देखोगे, ठीक है ना, एक्जिला में देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक थिकनिंग्स हो जाता है। और वो ये इसमें बेसिकली क्या क्या हो जाएगा, हाइपर केरेटोसिस तो होगा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो अभी हमने पढ़ा माइल्ड एकेंथोसिस होता है, ओके। अब ये कहाँ पे दिखता है, ये जो प्रॉब्लम है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, किस में दिखता है, जितने भी हेल्दी पीपल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें दिखेगा। जैसे हेल्दी मतलब बोलना ठीक नहीं है, मतलब आई मीन टू से जैसे ओबेसिटी, ठीक है ना, ओबेसिटी प्रॉब्लम्स में दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के कारण होता है। जो कि बेसिकली जो ओबेसिटी में क्या होगा, ओबेसिटी में इंक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो एपिडर्मल का जो केराटिनोसाइट्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट कर जाता है, ओके। तो डायबिटीज़ में देख लिया, फिर मैलिग्नेंसी कैंसर्स में जैसे कि गैस्ट्रो जो जीआई का एडिनोकार्सिनोमा होता है, किसी ड्रग से भी रिलेटेड होता है। तो दिस इज़ द एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ठीक है। अब सबसे लास्ट लेयर आता है, दैट इज़ द स्ट्रेटम बेसेली। इसका तो एक और नाम है, तो शुरू से मैं बोल रही हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ठीक है, जर्मिनेटिवम। इसमें क्या होता है, देयर इज द सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल ही हो, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे मैंने सिंगल लेयर ऑफ सेल ही बनाया है जर्मिनेटिवम लेयर में, ठीक है। वहाँ पे लंबे लंबे सेल्स भी दिख रहे हैं, तो कैसे हो गया, दैट विल बी द कॉल्यूमिनर। द सेल लाइनिंग कैसा होगा, कॉल्यूमिनर होगा सेल, और सेंट्रल उसमें न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, दैट विल बी सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
ये एक स्किन का ओवरव्यू लेयर हमने देख लिया। अब जैसे जो स्ट्रेटम बेसिली है, स्ट्रेटम बेसिली इससे ग्रोथ होगा, ठीक है ना, इससे ग्रो हो करके ऊपर वाले लेयर्स फॉर्म होते हैं। तो इसका जो इससे जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम। क्या बोलते हैं? एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि द टाइम टेकन बाय सेल टू मूव फ्रॉम स्ट्रेटम बेसिली टू स्ट्रेटम कॉर्नियम। और जो टाइम जो लिया जाता है स्ट्रेटम बेसिली को स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुंचने के लिए वो कितना होता है? मोस्ट बेसिकली दैट इज द 28 डेज। ओके, अब जैसे जैसे सेल्स ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेटम बेसिलिस से लेके स्ट्रेटम कॉर्नियम में जब जाते हैं तो क्या क्या सेल में चेंजेस आते हैं? तो दैट वी विल राइट कि दैट इज द, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द डिफरेंट ट्रांजिशनल चेंजेस while सेल मूविंग अप। ठीक है, तो इसमें ऐसे कि एक सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले क्या फॉर्मेशन करेगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है ना। जो सेप होता है, नीचे हमने देखा भी कॉलमनर होता है, तो ऊपर में सेप जो हुआ आता है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है वो क्या पढ़ा हमने? न्यूक्लियस जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। फिर क्या पढ़ा हमने कि जो केराटिन का जो कंटेंट होता है, केराटिन कंटेंट इंक्रीज कर जाता है एंड देयर इज डिहाइड्रेशन, वाटर सूख जाता है। और टाइम तो लगा ही 28 डेज के लिए, ठीक है। अब एपिडर्मिस का लेयर्स तो देख लिया, अब उसमें कुछ कुछ सेल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो वी विल लुक द सेल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स सेल्स से तो बने ही होंगे ना एपिडर्मिस से। तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, तो इसमें दो तरह का सेल आता है। एक आता है दैट इज द व्हाट? केराटिनोसाइट, और सेकेंड इज द नॉन केराटिनोसाइट। नाउ अब हम लोग केराटिनोसाइट की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी? केराटिनोसाइट्स की बात करेंगे। तो केराटिनोसाइट जो होता है उसमें क्या है? दिस इज द, सबसे पहले तो ये सबसे मोस्ट अबंडेंट है। कैसा है? मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है ना। मोस्ट अबंडेंट कहाँ पे? दैट इज द सेल इन एपिडर्मिस। कितना परसेंट है? दैट इज द अप्रॉक्सिमेटली 90%। ओके, अब केराटिनोसाइट, चूंकि हमने देखा कि जैसे स्किन जो होता है उसका एपिडर्मिस जो पार्ट है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, तो दिस इज ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। उसके बाद मतलब और भी सारा पार्ट हम देखेंगे कि एपिडर्मिस का ही पार्ट है, बट ऑफकोर्स सब कुछ एक्टोडर्मल ऑरिजिन नहीं है। बट यू कैन रिमेंबर कि केराटिनोसाइट सबसे अबंडेंट है, तो एपिडर्मिस का ही पार्ट में है, तो ये एक्टोडर्मल हो गया। और क्योंकि कुछ चीज़ें माइग्रेट भी करती है यहाँ पे, जैसे हमने देखा था इम्यूनोलॉजी में कि जो मेलेनोसाइट जो आ रहा है, जो साइट्स होते हैं वो न्यूरल क्रेस्ट से यहाँ पे इन्वेड होके आता है, तो वो एक्टोडर्मल नहीं होगा, ठीक है। उस तरह से एक और सेल हम लोग देखेंगे, इसमें डेंड्राइटिक प्रोसेस होता है। डेंड्राइटिक सेल जो आता है, जो डेंड्राइटिक प्रोसेसेस जो मेलेनोसोम्स में लगते हैं, तो डेंड्राइटिक जो सेल होता है वो किसका बना होता है? दैट इज द, वो बेसिकली बोन मैरो से उसका ओरिजिन होता है। दैट वी विल लुक इन फ्यू मिनट्स। तो जो केराटिनोसाइट देख लिया, एक्टोडर्मल होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, और इसका कंपोनेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ दिस इज व्हाट? KIF, इसको लोग बोलते हैं केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जो यहाँ पे हम देख रहे थे कि केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि जो फिलिग्रीन जो प्रोटीन्स होते हैं उसको एग्रीगेट करवाता है। अगर नहीं एग्रीगेट करवा पाता है, अगर फिलिग्रीन जिन्हें म्यूटेशन होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो आते हैं, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, इक्थियोसिस वल्गैरिस हो गया, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गया। ये केराटिनोसाइट्स हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं नॉन केराटिनोसाइट्स। क्या देखेंगे? दैट इज द नॉन केराटिनोसाइट्स। अगर नॉन केराटिनोसाइट्स की बात करेंगे तो इसमें 3 तरह के सेल हो जाएंगे। एक हो जाएगा क्या? लैंगर हेंस सेल, ठीक है। एक क्या होगा? दैट इज एक लैंगर हेंस सेल होगा, एक होगा मेलेनोसाइट्स, और एक क्या होगा थर्ड में? मार्कल सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैंगरहेंस सेल की बात करते हैं। सबसे पहले किसका देखेंगे आप? नॉन केराटिनोसाइट में लैंगरहेंस सेल, ठीक है ना। अब लैंगरहेंस सेल क्या होता है? इसका जो नेचर जो होता है
कैसा होता है, दैट इज ए टाइप ऑफ डेंड्राइटिक सेल। कैसा होता है, डेंड्राइटिक सेल होता है। और इसका लोकेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, द लोकेशन कहाँ पे है, नीचे से सेकेंड लेयर, नीचे से मतलब कि स्ट्रेटम बेसिली हो गया, उसके बाद स्पाइनोसम हो गया, तो ये कहाँ पे इसका लोकेशन हो जाएगा, दैट इज द स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और इसका ओरिजिनेशन ये कहाँ से आता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बोन मैरो से आता है। बोन मैरो में मैक्रोफेजेस का एक कंपोनेंट है, ठीक है ना, लैंगरहैंसन मैक्रोफेजेस में पढ़ते होगे, ठीक है ना। अब इसका इसमें एक लैंगर, ये जो लैंगरहैंस सेल है उसके अंदर एक ग्रैन्यूल्स भी होता है, ठीक है ना, इट कंटेन ए ग्रैन्यूल, ठीक है ना, इसमें एक ग्रैन्यूल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिरबेक ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं, बिरबेक ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और ये जो बिरबेक ग्रैन्यूल होता है उसका कैसा अपीयरेंस होता है, द अपीयरेंस ऑफ बिरबेक ग्रैन्यूल्स इज टेनिस रैकेट टाइप ऑफ अपीयरेंस ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और लैंगरहैंस सेल में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको हम लोग लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस भी बोलते हैं, दैट वी विल स्टडी इन, आगे हम लोग जब देखेंगे तो पढ़ेंगे। और इसका मार्कर्स भी अभी थोड़ा थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि मार्कर्स कौन क्या क्या होता है, क्योंकि आगे जब डिजीज़ पढ़ेंगे उसके लिए मार्कर्स फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट इज़ द, जैसे कि S100 हो गया, CD1A, लोग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मार्कर्स। एक तो S100 जो है अभी इसमें भी आएगा S100, और इसमें भी S100 आएगा, ठीक है ना, S100 इसमें भी आएगा और मेलेनोसाइट्स में भी। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि मेलेनोसाइट्स से जैसे ये था यहाँ पे सिग्नेटाइटिक प्रोसेसेस में रहता था, ठीक है ना, मेलेनोसाइट्स जैसे यहाँ पे थे, तो ये मैंने बताया था कि डेंड्रोसाइट्स प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि दोनों का मार्कर जो है S100 आता है, ठीक है ना, बोथ शेयर, यहाँ पे भी S100 है, यहाँ पे भी S100 मार्कर है, ठीक है ना। यहाँ पे S100 एक मार्कर हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा, एक नेम बहुत ईजी है, CD1A, तो 1 आ गया, C आ गया, D आ गया, B की जगह पे 1 आ गया, ठीक है ना। एक है CD207, और इसका लैंगरहैंस सेल का एक होता है लैंगेरिन होता है, दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है, ठीक है। लैंगरहैंस सेल्स हमने देख लिया। नाउ सेकंड में क्या हो जाएगा देखते हैं, दैट इज द मेलेनोसाइट्स। अच्छा, ये एक पॉइंट और कि जो लैंगरहैंस सेल मैक्रोफेजेस ग्रुप का जैसे मैंने बताया, तो इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्या करता है, ये बेसिकली एक तरह का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, मतलब ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा एंड दैट इट विल टेक टू लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड के पास पहुंचाएगा, ठीक है ना, जो भी एंटीजन होंगे उसको पकड़ेगा एंड दैट इट विल टेक टू द लिम्फ नोड। उसके बाद है मेलेनोसाइट्स। जो मेलेनोसाइट है यहाँ पे नेचर ऑफ सेल कैसा होता है, द नेचर इज, ये भी क्या होता है, डेंड्राइटिक सेल होता है, ओके। तो ये देखो ऊपर में हमने देखा था, ऊपर में लैंगरहैंस सेल, मतलब उसको ऐसे सोचा था कि ऊपर में जैसे कि डेंड्राइटिक प्रोसेसेस की तरह है, तो ये ऊपर में कौन सा लेयर था, दैट इज द स्ट्रेटम स्पाइनोसम में था, ठीक है ना। लेकिन जो मेलेनोसाइट्स जो हैं वो किस में है, दैट इज द स्ट्रेटम बेसिली में है। आप इम्ब्रोलॉजी में पिक्चर देख सकते हो, दैट इज द स्ट्रेटम बेसिली में है, ओके। उसके बाद ये इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन जो होता है वो कहाँ से होता है, दिस ओरिजिन इज फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट, बताया था इन द 3 मंथ्स एम्ब्रियो पीरियड में होता है, ठीक है। 3 मंथ में जब बच्चा, जब इंटरयूटाइन में बेबी जब आयु इंटरयूटाइन लाइफ में होता है, तो 3 मंथ्स में न्यूरल क्रेस्ट से मेलेनोसोम्स आते हैं, मेलेनोसाइट आता है, ओके। मेलेनोसाइट मीन सेल, उसके अंदर मेलेनोसोम्स होता है, जो कि मेलेनोसाइट क्या है, एक तरह से इसका फंक्शन क्या है, मेलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि जो लैंगरहैंस सेल था वो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा था, मेलेनिन पिगमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एग्जांपल अगर कोई डिजीज़ की बात करें तो इसका एग्जांपल जैसे कि हो जाएगा क्या, मेलेनोमा, ठीक है। अब इसमें जो मार्कर्स की बात करते हैं, मार्कर्स, तो इसमें क्या जैसे कि आता है S100 हो गया, HMB45, ठीक है, मेलेन A, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद मेलेनोसाइट्स के बाद हम देखते हैं एक और था, दैट इज द थर्ड इज द S100, तो याद रहेगा आप, HMB45 एंड मेलेन A भी याद रहेगा, ऐसे उसमें लैंगेरिन था, इसमें मेलेन A है, ठीक है। तो एक HMB45 कंटिन्यूसली रिपीट, देन यू विल रिमेंबर इट। आफ्टर दैट एक होता है दैट इज द मर्केल सेल।
मेटल सेल जो होता है इसका जो नेचर है, ये किस तरह का सेल है, दैट इज एक टाइप ऑफ कैसा होता है, दिस इज द मेटल सेल इज टाइप ऑफ नर्व रिसेप्टर्स। नर्व रिसेप्टर है मतलब कि एक तरह क्या है, रिसेप्टर सेल है। ओके अब ये भी कहाँ पे होता है, जो मर्कल सेल होता है ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्ट्रेटम बेसिली। एम फॉर मेलेनोसाइट, एल फॉर मर्कल्स, दोनों का दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्ट्रेटम बेसिली में प्रेजेंट होगा। इसका ओरिजिन भी कहाँ क्या होगा, इसका ओरिजिन विल बी एक्टोडर्म, लेकिन इसका उसका ओरिजिन न्यूरल क्रिस्ट से हो रहा था। ये हम लोग स्पेसिफाई कुछ नहीं किए थे ना वहाँ पे, तो इसका वैसे याद रख सकते हो कि कुछ अलग थलग सेल नहीं है, तो इट इज़ एक्टोडर्मल। ठीक है, लैंगरहैंस सेल हमें पता है कि मैक्रोफेजियल पार्ट से आता तो मैक्रोफेजियल हो गया, दिस इज द एक्टोडर्मल पार्ट हो गया। अब इसका जो कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, जैसे कि उसमें हमने क्या देखा था कि इसमें इसका कंपोनेंट क्या है, मेलेनोसाइट में मेलेनोसोम्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट में इसका क्या है, दैट इज अ न्यूरोसिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। ओके ये आप समझे ना कि मेलेनोसोम इसका कंपोनेंट है। ठीक है ना, मेलेनोसाइट का जैसे ये मेलेनोसाइट है, इसमें मेलेनोसोम्स है और इसी के पास डेंड्राइटिक सेल होता है। क्या होता है, डेंड्राइटिक सेल होता है। अब ये जो एक मेलेनोसोम होता है, वन मेलेनोसोम जो होता है, ठीक है ना, ये 36 केराटिनोसाइट्स को, ठीक है ना, मेलेनिन पिगमेंट्स देता है। किसके थ्रू देगा, दिस विल गिव थ्रू द डेंड्राइटिक प्रोसेसेस। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, न्यूरोसिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हो गया। ठीक है ना, वो तो समझ गए होगे। तो मर्कल सेल का कंपोनेंट क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है। अब इसका फंक्शन क्या है, दैट इज द मैकेनो रिसेप्टर्स की तरह काम करता है। मैकेनो रिसेप्टर्स मतलब क्या, टच की तरह काम करता है। ठीक है ना, टच की तरह। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, न्यूरोसिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, मतलब कि न्यूरॉन वाला भी काम कर रहा है। मतलब जैसे ही इसको टच किया, ठीक है ना, टच किया तो यहाँ पे सेंसेशन वहाँ पे मतलब सेल्स के अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नर्व कनेक्टेड है। ठीक है ना, लेकिन ये जो मैकेनो रिसेप्टर होता है ये एक तरह का स्लो अडेप्टिंग होता है, मतलब कि ये एक लो थ्रेशोल्ड रिसेप्टर होता है। ओके और अगर इसका अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो व्हाट विल बी, इट विल कॉज मर्कल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, और इसका जो मार्कर होता है, दैट इज मार्कर क्या होता है, दैट इज द साइटोकेराटिन 20। ओके तो ये हुआ केराटिनोसाइट एंड नॉन केराटिनोसाइट सेल्स, जो कि सेल ऑफ एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के बारे में इतना ओवरव्यू एक देख लिया। अब एपिडर्मिस के बाद क्या आ जाएगा, डर्मिस आता है। बट एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक जंक्शन होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज डर्मल एपिडर्मल जंक्शन। अब जो डर्मल एपिडर्मल जंक्शन, वहाँ पे उसका मतलब कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि लेयर्स होता है, उस 4 लेयर में होगा। उसका जो पार्ट होता है उस 4 पार्ट में होगा। जैसे कि मैं आपको एक बार नेम देकर ओवरव्यू देती हूँ कि हेमिडेस्मोसोम्स होते हैं, लैमिना लूसिडा होता है, लैमिना डेंसा होता है और सब लैमिना डेंसा होता है। तो ये चारों को भी लोग डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, हेयर विल बी दिस वन। तो ये जो हमने बनाया ये क्या है, दैट इज द हेमीडेस्मोसोम। ठीक है ना, हेमीडेस्मोसोम्स बेसिकली जो होता है ये भी मतलब कि दिस इज सिमिलर टू डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स हम जानते हैं कि वो सेल टू सेल अटैचमेंट करवाता है। ठीक है ना, और वो भी एक केराटिन का बना होता है। तो उसी तरह ये चूँकि ये सिमिलर टू डेस्मोसोम्स है, तो ये भी क्या कंटेन करता है, दिस कंटेन इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ केराटिन। क्या होता है, इसमें एक इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ केराटिन होता है। और ये दे आर लिंक्ड बाय, ये किससे लिंक्ड होता है, दैट इज लिंक्ड बाय द इंटेग्रिन्स। किससे लिंक्ड होता है, इंटेग्रिन से लिंक होता है। इट इज लिंक्ड बाय इंटेग्रिन। जैसे कि ये जैसे मैंने लिंक बाय इंटीग्रेंस बोला, मे बी आप यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये ठीक है, एक ये ओवरव्यू सुन लेते हैं कि हेमीडेस्मोसोम क्या है, डेस्मोसोम की तरह ही होता है। ठीक है ना, ये कंटेन क्या करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ केराटिन से बना होता है और कंटेन करता है उसको। और ये लिंक कैसे होता है, बाय द इंटेग्रिन से लिंक होता है। और अब हम आपको समझ में आया कि
मतलब कि इसका और डेस्मोसोम का अंतर क्या है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो हेमीडेस्मोसोम होता है वो क्या करता है, दैट कनेक्ट द एपिडर्मल सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि जब हम डेस्मोसोम की बात करते हैं तो ऐसे ये एक सेल है, ठीक है, ये भी एक सेल है, तो दो सेल को ऐसे बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे डेस्मोसोम्स आता है, ठीक है ना। और इसमें जो जैसे यहाँ पे हमने बोला कि इंटेग्रिन से लिंक्ड होता है ये हेमीडेस्मोसोम, तो ये जो डेस्मोसोम जो होता है ये लिंक किससे करवाता है, दे आर लिंक्ड बाय कैडरीन या फिर किरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। लेकिन जब हम ये सेल्स ऑफ एपिडर्मल सेल है और नीचे अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर एपिडर्मल सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेमीडेस्मोसोम। और ये क्या से बना होता है, इंटेग्रिन से लिंक होता है, और किससे बना होता है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये भी केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना, ये भी केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना हुआ है। बट जो डेस्मोसोम है CD कैडरिन से लिंक्ड है, ये हेमीडेस्मोसोम है वो इंटेग्रिन से लिंक्ड है। और ये इंपॉर्टेंट है कि एपिथेलियल सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप यू गेट इट सम पॉइंट। अब यहाँ पे एक हमने डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में देख लिया कि ये हम लोग हेमीडेस्मोसोम हमने बनाया। नाउ नीचे में आ जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जैसे सॉरी हेमीडेस्मोसोम, आई शुड मेक दिस, ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज हेमीडेस्मोसोम, सॉरी दिस इज, ये क्या है बेसिकली जो मैंने अभी बताया था, केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये सब, ठीक है ना। तो मतलब मैंने बोला केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से कंपोज होता है हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम को बीच में एक ड्रॉ कर देते हैं, हेमीडेस्मोसोम बना दिया। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे ऐसे ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन से और हेमीडेस्मोसोम से कनेक्टेड क्या है, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना ल्यूसिडा, यहाँ भी लैमिना ल्यूसिडा, ठीक है। लेट मी मेक क्लियर, ये है हेमीडेस्मोसोम, ओके। अब लैमिना ल्यूसिडा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक आता है दैट इज द लैमिना डेंसा, और फिर ऐसे ऐसे, दिस इज द सब लैमिना डेंसा। तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। दिस वन इज 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कंपोनेंट होता है ये चारों कंपोनेंट से बना हुआ होता है। क्या क्या हो गया, एक हो गया सबसे पहले केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से कनेक्ट करता है हेमीडेस्मोसोम्स, उसके बाद लैमिना लूसिडा, देन लैमिना डेंसा, उसके बाद सब लैमिना डेंसा। आई होप यू गेट इट, ओके। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये चारों सिस्टर जो है एक स्पेशल जंक्शन बना रहा है जो कि एपिडर्मिस को और डर्मिस को, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को जोन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन को मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस को बीच में कनेक्ट कर रहा है। अब ये हो गया, ये तो हमने देख लिया। नाउ वी विल लुक द डर्मिस। अगर डर्मिस की बात करेंगे तो जैसे कि ये यहाँ पे एक कनेक्शन है, ऊपर वाला एपिडर्मिस फोल्ड, एपिडर्मिस का ऐसे फोल्डिंग्स यहाँ पे आया, ओके। तो एपिडर्मिस एंड डर्मिस, अब ये डर्मिस में यहाँ पे 2 लेयर्स होगा, यहाँ पे एक ऊपर लेयर होगा, एक नीचे में होगा। जो ऊपर वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं पैपिलरी डर्मिस, और पैपिलरी डर्मिस पहले भी मैंने बताया था, पैपिलरी डर्मिस होता है और एक रेटिकुलर डर्मिस होता है। तो जो पैपिलरी डर्मिस जो है, फर्स्ट इज द पैपिलरी डर्मिस, ये बेसिकली 1/10 ऑफ द डर्मिस बनाता है। कितना बनाता है, 1/10 ऑफ द डर्मिस बनाता है। और ये किसका बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। उसके बाद सेकंड में क्या होता है, दैट इज द रेटिकुलर डर्मिस, जो किसका बना होता है, 9/10 पार्ट ऑफ द डर्मिस बना होता है। एंड दिस इज द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
तो डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू का ही बना है, बट जो पैपिलरी डर्मिस जो है 1/10 जो डर्मिस बना रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और जो रेटिकुलर डर्मिस जो है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है. नाउ व्हाट आर द कंटेंट ऑफ डर्मिस? कंटेंट ऑफ डर्मिस, अगर वो कंटेंट ऑफ डर्मिस की बात करते हैं तो डर्मिस में चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू तो होगा ही होगा. ठीक है, और पहले भी हमने एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ा है कि डर्मिस में चूंकि मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये तो हम पता ही है कि डर्मिस कैसा ओरिजिन का होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है. यही तो कैपिलरीज को, नर्व वेसल्स को, जो कि हेयर पैपिलेज को भी जो ब्लड प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है. एंड सेकेंड किसका बना होता है, सेल्स. इसमें सेल्स भी बहुत सारे होते हैं. और इस डर्मिस में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे अपेंडेजेस ऑफ स्किन यहाँ पे रिसाइड करते हैं, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स हो गया, जो भी मैं बात कर रही थी, हेयर फॉलिकल्स हो गया, स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, सीबेसियस ग्लैंड, और इसी में नेल भी. जितना भी हम लोग एम्ब्रियोलॉजी देखे सब में डर्मिस का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, इफ़ यू विल लुक ध्यान से देखोगे तो. ठीक है, तो अपेंडेज ऑफ स्किन में क्या क्या हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड होते हैं और नेल्स होते हैं. तो कंपोनेंट ऑफ डर्मिस में क्या, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक सेल्स होता है और एक अपेंडेजेस ऑफ स्किन होता है. कनेक्टिव टिश्यू तो समझ सकते हैं कोई भी इंसान. ना सेल्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब सेल्स की बात करेंगे, सेल्स में कौन कौन सा सेल्स मिलेगा, दैट इज़ द फाइब्रोब्लास्ट. ठीक है, अब ये फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, सबको पता है, फ्रॉम क्लास 11 वी आर रीडिंग, दिस प्रोड्यूसेस कनेक्टिव टिश्यू. बी में क्या होता है, दैट इज़ द मैक्रोफेजेस होते हैं. और सी में क्या होता है, दे कंटेन द लिम्फोसाइट्स. क्या होता है, लिम्फोसाइट्स. डी में क्या है, ग्राउंड सब्सटेंसेस, जैसे कि ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, ठीक है ना, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. उसके बाद सेल्स में ब्लड वेसल्स हो गया, एफ में नर्व रिसेप्टर्स हो गया, तो क्या क्या हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेजेस इसके अंदर होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, ग्राउंड सब्सटेंसेस हो गया जैसे अमीनोग्लाइकेंस हो गया, ब्लड वेसल्स, नर्व रिसेप्टर्स. अब उसके बाद हम लोग अपेंडेजेस ऑफ स्किन हम लोग देख लिए, ठीक है ना, पहले ही देख चुके हैं. अब थोड़ी कनेक्टिव टिश्यू की भी बात कर लेते हैं. जैसे ब्लड वेसल तो हमने बोला ही, ठीक है ना. उसके बाद इसमें और भी फाइबर्स भी होते हैं, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स, और होता है एक इलास्टिक फाइबर्स. ठीक है, अब जो कोलेजन फाइबर होता है वो क्या करता है, वो 70% ऑफ डर्मिस बनाता है. क्या करता है, 70% ऑफ डर्मिस बनाता है. तो पता है कि कोलेजन फाइबर किसके लिए होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना. और जो स्किन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोलेजन फाइबर होता है टाइप 1 होता है, और सेकंड मोस्ट जो कोलेजन होता है स्किन में टाइप 3 होता है. तो स्किन का मोस्ट कॉमन जो कोलेजन फाइबर्स होता है, लिख देती हूँ, टाइप 1, और कार्टिलेज में पता ही है टाइप 2. उसके बाद अब इलास्टिक फाइबर्स की बात करेंगे, तो इलास्टिक फाइबर्स में क्या होता है, इलास्टिन से बना होता है. एंड इलास्टिस एक्चुअली माइक्रोफिब्रिल, इसको बोलते हैं फिब्रिलिन, ठीक है. और यही फिब्रिलिन जीन जो होता है ये मार्फन सिंड्रोम में, व्हेन वी विल रीड मार्फन सिंड्रोम, तो मार्फन सिंड्रोम में इन्वॉल्व होता है. ये डर्मिस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स था, इतना ही नेसेसिटी है, और इन एम्ब्रियोलॉजी दैट्स इम्पॉर्टेंट. उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस क्या है, एक तरह का सबक्यूटेनियस टिश्यू है. क्या है, दिस इज ए टाइप ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू. इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज इंसुलेशन. क्यों, क्योंकि ये एक तरह का सबक्यूटेनियस फैट है, ठीक है. अब इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं कि अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए, क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए किसका, सबक्यूटेनियस फैट का, दैट इज कॉल्ड एज पैनिकुलस. इन्फ्लामेशन ऑफ सबक्यूटेनियस पैनिकुलस, इसको हम लोग बोलते हैं
पैनिकुलाइटिस, ठीक है। अब सबक्यूटेनियस फैट में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। सबक्यूटेनियस जो फैट हम लोग देखेंगे तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक होता है सेप्टा और एक होता है लॉब्यूल्स। दिस इज द सेप्टा एंड हेयर इज द लॉब्यूल्स। और लॉब्यूल्स में क्या होगे, देयर विल बी फैट, सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट हो जाएगा। और जो सेप्टा जो होता है वो किसका बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। और जो लॉब्यूल्स होता है दैट इज एडिपोसाइट्स, ठीक है ना। सबक्यूटेनियस फैट तो फाइब्रस टिश्यू का बना रहेगा और लॉब्यूल जो होगा एडिपोसाइट्स का बना हुआ हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट dermis, epidermis, hypodermis. Thank you all.